नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th ज्योग्राफी की बुक इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट के चैप्टर 5 की। और चैप्टर 5 है प्राकृतिक वनस्पति या नेचुरल वेजिटेशन। और इसमें जो मुख्य मुख्य टॉपिक्स हैं, नेचुरल वेजिटेशन किस प्रकार से अलग है मानव के द्वारा रोपित वनस्पति से, भारत में कितने तरह के वन मिलते हैं, वन की प्रॉपर डिफिनीशन क्या होती है, इसको हम लोग समझेंगे। इन वनों का संरक्षण कैसे किया जाता है, और इसी संरक्षण में एक है सामाजिक वानिकी। वनों के साथ साथ वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन किस तरह से किया जाता है, भारत में कौन कौन से नियम हैं भारत सरकार के द्वारा और कौन कौन से स्पेशल प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, इनके बारे में समझेंगे। और लास्ट जो है इसमें बायोस्फीयर रिजर्व, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा नेचुरल वेजिटेशन एंड प्लांटेड वेजिटेशन। तो प्राकृतिक रूप से वनस्पति और मनुष्य के द्वारा रोपित वनस्पति, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो प्राकृतिक वनस्पति बेसिकली ऐसे प्लांट कम्युनिटी को शो करता है जो अनडिस्टर्ब्ड है और बहुत ही लंबे समय से ये प्रकृति के प्राकृतिक अधिवासों में पाया जाता है और प्राकृतिक दशाओं के अंतर्गत पाया जाता है, जिसमें मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। लेकिन जो प्लांटेड वेजिटेशन है या मानव द्वारा रोपित वनस्पति है, ये बेसिकली कुछ सेलेक्टेड प्लांट्स का होता है और ये सेलेक्टेड प्लांट्स बेसिकली मनुष्य के सुपरविजन में इनको ग्रो कराया जाता है। जैसे हम खेती करते हैं तो कुछ पौधों का जो चयनित पौधे हैं उनको उगाया जाता है, तो उगाया तो प्राकृतिक दशाओं में जाता है लेकिन मनुष्य के सुपरविजन में उगाया जाता है। इसी प्रकार कुछ बागाती फसलें हैं, वृक्षों के ऑर्चर्ड हैं, बागान हैं, तो ये सब प्लांटेड वेजिटेशन में आ जाते हैं। तो इंडिया में बेसिकली बहुत ही ग्रेट वेराइटी है नेचुरल वेजिटेशन की। ग्रेट वेराइटी का रीजन है कि इंडिया का एक्सटेंट बड़ा है, इंडिया बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है और एक्सटेंट बड़ा होने के कारण यहाँ पे स्थलाकृतिक विविधता पाई जाती है और स्थलाकृतिक विविधता के साथ साथ जलवायु की विविधता पाई जाती है, मृदा में भिन्नता पाई जाती है। तो इस कारण बहुत सारे वन पाए जाते हैं। तो डिस्कस करते हैं हम लोग भारत में वनों के ऊपर। सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि वन क्या है, ये कैसे क्षेत्र हैं जिनको हम लोग वन की श्रेणी में रखते हैं। तो ये बेसिकली क्योटो प्रोटोकॉल के तहत होता है, कन्वेंशन ऑफ पार्टीज, जिसमें बहुत सारे देश भागीदारी करते हैं। तो ये कन्वेंशन ऑफ पार्टी ने फॉरेस्ट के कुछ लक्षणों को इंगित किया है कि जिनको वन कहा जाता है, और यह भारत सरकार ने इसको ऑप्ट किया है कुछ मॉडिफिकेशन के साथ साथ। तो जो पहला क्राइटेरिया है वन का, वो है एटलीस्ट 10 to 30% पेड़ इसमें कैनापी कवर वाले हों। कैनापी होता है बेसिकली पेड़ में जो क्राउन शेप्ड पेड़ होते हैं, इस कवर को कैनापी कहते हैं। एटलीस्ट 10% से लेकर 30% तक के पेड़ कैनापी वाले हों, ये कॉप की डिफिनीशन है। लेकिन इंडिया इसमें से केवल 10% को एक्सेप्ट करता है, यानी भारत के लिए वन क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे 10% पेड़ कैनापी वाले हों। अब दूसरा क्राइटेरिया, एटलीस्ट 0.5 हेक्टेयर से लेके 1 हेक्टेयर तक का एरिया हो कम से कम। तो भारत सरकार ने इस 1 हेक्टेयर को लिया हुआ है। और जो तीसरा क्राइटेरिया है वो है 2 से 5 मीटर की वृक्षों की ऊंचाई होनी चाहिए, 2 to 5 मीटर। तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो लिया है वो थर्ड क्राइटेरिया, वो है 2 मीटर, यानी वृक्षों की ऊंचाई 2 मीटर से अधिक होनी चाहिए। और इसमें जो चौथा क्राइटेरिया है वो है कि इसमें कोई कमर्शियल यूज नहीं होना चाहिए। तो कोई कमर्शियल यूज नहीं होना चाहिए, इसलिए वो वन क्षेत्र में आता है। और भारत का वन विभाग जो ऐसे क्षेत्र हैं जिनका कैनोपी कवर भी ज्यादा है, एरिया भी ज्यादा है, वृक्षों की ऊंचाई भी ज्यादा है, जैसे आम के पेड़ों के बागान हैं, कहवा के बागान हैं, तो ये सब तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, लेकिन इनका यूज कमर्शियल होता है। तो इसलिए भारत का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनको आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के रूप में रिकॉर्ड करता है। तो ये भारत सरकार के अनुसार वन के ये डिफिनीशन हुए, 4 क्राइटेरिया हैं। तो बहुत ही कॉमन फीचर के आधार पे, जैसे कौन सी वनस्पति इसमें प्रभावी होती है, किस तरह के क्लाइमेट रीजन को ये फॉलो करते हैं, तो उनके आधार पे भारत के वनों को 5 भागों में बांटा गया है। तो जो सबसे पहले वन है ट्रॉपिकल एवरग्रीन, जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार या उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार सेमी एवरग्रीन वन है। दूसरा इसमें है ट्रॉपिकल डिसिडुअस
डिसिडुअस फॉरेस्ट या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरा इसमें है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट या उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। चौथा है पर्वतीय वन या माउंटेन फॉरेस्ट और पांचवा है लिटोरल या स्वयं फॉरेस्ट। इनको वेलांचली या अनूप वन कहा जाता है, जो बेसिकली तटीय एरिया पे पाए जाते हैं। तो इंडिया में जो सबसे ज्यादा वेजिटेशन मिलता है, ये सबसे ज्यादा मिलता है हमारा डिसिडुअस प्रकार का जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। ये वन भारत में लगभग 65% क्षेत्र पे विस्तृत है। इनके बाद आता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन में वेट एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन। ये दोनों मिलके 12% का योगदान करते हैं भारतीय क्षेत्र में। और इसके पश्चात आता है मॉइस्ट हिल फॉरेस्ट, जो पर्वतीय क्षेत्रों में है लेकिन थोड़े से निचले भागों में पाए जाते हैं, जहां वर्षा की मात्रा अधिक होती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा वन भारत में पाए जाते हैं वो है हमारा ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये वन किस तरह से भारत के ऊपर विस्तृत है, इसको हम लोग इस मैप से समझते हैं। यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का एरिया है, डार्क ग्रीन, ये है हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो वन सदैव हरे भरे रहते हैं। इसके बाद जो दूसरा नंबर का फॉरेस्ट है डिसिडुअस फॉरेस्ट। डिसिडुअस या पर्णपाती वन है। इस पर्णपाती वन के क्षेत्रफल को हम देख सकते हैं, ये मैक्सिमम है पूरे इंडिया में। और ये हमने देखा था कि वनों के क्षेत्र में ये लगभग 65% के आसपास पाया जाता है। इसके पश्चात तीसरा जो है ये है माउंटेन फॉरेस्ट। तो माउंटेन फॉरेस्ट हम देख सकते हैं ये हिमालय पर्वत के क्षेत्र में पाया जाता है। ये पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय का क्षेत्र। और चौथा इसमें है मैंग्रोव वन। तो मैंग्रोव बेसिकली तटीय क्षेत्र पे पाए जाते हैं और ये डेल्टाई क्षेत्र में ये बहुतायत से पाए जाते हैं। उदाहरण यहाँ पे सुंदरबन का डेल्टा, यहाँ महानदी का डेल्टा, कृष्णा और गोदावरी नदी का डेल्टा। इसके अलावा इन वनों का विस्तार अंडमान निकोबार द्वीप के तटवर्ती क्षेत्रों में है। और इसमें सबसे लास्ट वन है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। तो थॉर्न फॉरेस्ट या कांटेदार वनस्पति ये देख सकते हैं राजस्थान और गुजरात और कुछ मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। इसके साथ ही साथ कुछ क्षेत्र दक्षिण पठार का है। तो ये वन उष्णकटिबंधीय शुष्क वनस्पति का क्षेत्र है। अब इन वनों के विस्तार पे दो फैक्टर है क्लाइमेट के अंतर्गत। एक है हमारा रेनफॉल या वर्षा और दूसरा है तापमान। तो इनका पर्याप्त प्रभाव होता है। तो तापमान का प्रभाव भारतीय वनस्पतियों पे बहुत कम पड़ा है और ये हमको देखने को मिलता है विशेषकर पर्वतीय वनों में। लेकिन भारत की वनस्पतियों पे वर्षा का बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ा है। और जिस तरह से वर्षा की मात्रा में परिवर्तन होता है, वनस्पति के प्रकारों में भी परिवर्तन होने लगता है। और इसको हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। इसमें जो पहला डायग्राम ये हमने क्लाइमेट वाले चैप्टर में डिस्कस किया था, ये वर्षा का डायग्राम है। ये कोरोप्लेथ मेथड कहते हैं कि एक ही कलर के कई सारे शेड यूज किए गए हैं। तो शेड जैसे जैसे हल्का होता जाता है, वर्षा की मात्रा उतनी ही कम होती जाती है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं जो एकदम डार्क शेड है, ये 400 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की वर्षा से अधिक का क्षेत्र है। इसके बाद जो सेकेंड डार्क है, ये 200 से लेके 400 सेंटीमीटर वर्षा का क्षेत्र है। इसके बाद 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा का क्षेत्र है। देन ये 60 से 100 सेंटीमीटर वर्षा का क्षेत्र, फिर 40 से 60, 20 से 40 और 0 से 20। तो ये एरिया बेसिकली ये ड्राई एरिया है। और ऐसे में वर्षा की मात्रा से वनों की मात्रा कैसे प्रभावित हो रही है हम देख सकते हैं क्लियर। तो यहाँ पे वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक है। तो ये लाइन 200 सेंटीमीटर की लाइन बना सकते हैं और इसको हम लोग कहते हैं आइसो हाइट। आइसो हाइट मीन्स कि सम वर्षा रेखा, जैसे हमने समताप रेखा पढ़ा है, समदाब रेखा पढ़ा है, जो समान ताप और समान दाब के स्थानों को मिलाती हैं, ऐसे ही आइसो हाइट या सम वर्षा रेखा ऐसे बिंदुओं को मिलाती हैं जिन बिंदुओं पे वर्षा की मात्रा समान होती है। तो ये 200 सेंटीमीटर की सम वर्षा रेखा है। ऐसे ही 200 सेंटीमीटर की सम वर्षा रेखा हम लोग और खींच सकते हैं। यहाँ से वो आ रही है, ये देख सकते हैं। तो जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा है, ये देख सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये इनमें सिमिलरिटी है, ये एरिया और ये एरिया। इसके बाद जो 100 से 200 सेंटीमीटर तक का वर्षा का क्षेत्र है, तो ये हम देख सकते हैं ये 100 सेंटीमीटर की आइसो हाइट है। 100 सेंटीमीटर की आइसो हाइट यानी ये एरिया शो करता है 100 सेंटीमीटर के रेनफॉल को। 100 के बाद ये हम देख सकते हैं 60 सेंटीमीटर की आइसो हाइट है ये। और 60 सेंटीमीटर की आइसो हाइट से और 100 सेंटीमीटर के बीच का क्षेत्र ये है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वनस्पति ये है हमारा ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट, जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में दो प्रकार के पर्णपाती वन पाए जाते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन।
तो बेसिकली जो आर्द्र पर्णपाती वन होता है वो 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा के क्षेत्र में होता है, जबकि जो शुष्क पर्णपाती वन है वो 70 से 100 सेंटीमीटर वाली वर्षा के क्षेत्र में होता है। तो हिमालय के फुटहिल से लेके ये एरिया जो 100 सेंटीमीटर की आइसो हाइट को शो करता है, 100 से 200 सेंटीमीटर, इसमें जो वेजिटेशन पाया जाएगा वो पाया जाता है आर्द्र पर्णपाती वन का, और इसके बाद जो वेजिटेशन मिल रहा है वो हमारा हो जाता है शुष्क पर्णपाती वन। इसी तरह से जो क्षेत्र जहां वर्षा के कम एरिया हैं उन क्षेत्रों में पाई जाती है शुष्क वनस्पति। इसको हम लोग देख सकते हैं राजस्थान का एरिया, ये लगभग सिमिलर है इस एरिया के साथ, और यहाँ पे ये वृष्टि छाया प्रदेश है, रेनशेडो एरिया। तो रेनशेडो एरिया का जो वेजिटेशन है वो ट्रॉपिकल थार्न फॉरेस्ट है। तो क्लियर हम देख सकते हैं इस मैप, दोनों मैप को एनालाइज करके कि वर्षा की मात्रा सीधे सीधे वनों की मात्रा और वनों के प्रकार को प्रभावित करती है। अब हम देखते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट को। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन। सदाबहार इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हरदम हरे दिखाई देते हैं, और हरे दिखाई देने का कारण होता है कि इनकी पत्तियों का गिरने का कोई निश्चित मौसम नहीं होता है। ये पूरे वर्ष पत्तियां गिरती रहती हैं और नई निकलती रहती हैं, इस कारण से ये वन सदाबहार वन कहे जाते हैं। और अभी हमने डायग्राम में समझा था इस चीज को कि जहां पे 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा हो वहां पे सदाबहार वन पाए जाते हैं, और यहाँ का एनुअल टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। तो ये वन कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये देखा था हमने पश्चिमी घाट का क्षेत्र, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र। ये 3 प्रमुख क्षेत्र हैं भारत में जहां उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। इन वनों में पेड़ों की ऊंचाई बहुत अधिक होती है और लगभग ये 60 मीटर की हाइट तक या उससे भी ऊपर तक पहुंचते हैं। और जो अभी हमने कैनोपी की बात की कि जो पेड़ क्राउन शेप्ड होते हैं, जो मुकुटधारी वृक्ष होते हैं, इनको कहा जाता है कैनोपी। तो इन वनों में जनरली 4 से 5 कैनोपी लेयर पाया जाता है। जैसे ये देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट कैनोपी है, इसके बाद देख सकते हैं ये हमारा सेकेंड कैनोपी है, फिर देख सकते हैं ये थर्ड कैनोपी है, और इसके बाद हम देख सकते हैं ये फोर्थ कैनोपी है। तो इनके में वृक्ष इतने घने होते हैं और इतनी वैरायटीज के होते हैं कि इनमें जनरली 4 से 5 कैनोपी का लेयर बनता है, और ये इतने घने होते हैं कि इनमें सूर्य का प्रकाश भी जमीन तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये एक डायग्राम है, तो इसमें हम देख सकते हैं कई वेराइटीज के पौधे हैं और सूर्य के प्रकाश के लिए काफी ज्यादा राइवलरी होती है, प्रतिद्वंदिता होती है। तो नीचे ये लताओं के झाड़ झंखाड़ ये ऐसे फैले होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जनरली जमीन तक नहीं पहुंच पाता है। इन वृक्षों की जो प्रमुख प्रजातियां होती हैं, इनमें रोजवुड के पेड़ मिलते हैं, महोगनी, एनी, आबनूस, एबोनी, रोजवुड, रबड़ और सिंकोना इत्यादि के पेड़ मिलते हैं। ये इनकी प्रमुख वैरायटीज हैं। अब इनमें जो दूसरी कैटेगरी है वो है सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट की, जिसको हम लोग कहते हैं अर्ध सदाबहार वन। तो अर्ध सदाबहार वन बेसिकली सदाबहार वन और पर्णपाती वनों का मिक्सचर होते हैं, और इनमें जो लताएं होती हैं, जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो पेड़ों पे चढ़ने वाले वनस्पतियां होती हैं, ये इनको एवरग्रीन कैरेक्टर प्रदान करती हैं। वृक्षों की पत्तियां गिरती हैं लेकिन इन लताओं के कारण ये एवरग्रीन दिखते हैं। इनमें जो मुख्य प्रजाति है सीडर, हिलॉक और केल, ये 3 वृक्षों की प्रजातियां पाई जाती हैं। जो दूसरा वन है वो है हमारा ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। तो इन वनों का विस्तार सदाबहार वनों के पास में होता है। रेनफॉल जहाँ पे 70 से 200 सेंटीमीटर पाई जाती है, और वाटर की अवेलेबिलिटी के आधार पे इनको 2 कैटेगरी में रखा गया है। पहला है आर्द्र पर्णपाती वन या ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट। इसमें वर्षा की मात्रा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है, यानी जो ज्यादा वर्षा के क्षेत्र हैं इनमें। और इसका जो प्रमुख एरिया है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हिमालय के किनारे वाला भाग जहां वर्षा अधिक होती है, और वेस्टर्न घाट का ईस्टर्न स्लोप पूर्वी क्षेत्र, और उड़ीसा का क्षेत्र है। इनकी जो मुख्य प्रजातियां हैं, टीक, सागौन को कहते हैं, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन के वृक्ष, ये इनकी विशेषताएं होती हैं। अब दूसरा जो ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट है, यहाँ रेनफॉल की मात्रा कम हो गई 70 से 100 सेंटीमीटर। तो इनका जो अधिक आर्द्र किनारा है वो आर्द्र किनारा है मॉइस्ट डिसिडुअस, जो आर्द्र पर्णपाती वनों का है, और जो शुष्क किनारा है वहां पे ट्रॉपिकल थार्न फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जो कांटेदार वनस्पतियां हैं, जो या शुष्क वनस्पतियां हैं। इनके में जो क्षेत्र पड़ता है वो
प्रायद्वीपीय भारत का ऐसा क्षेत्र जहाँ पे 70 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा प्राप्त हो जाती है। उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग और बिहार का मैदानी क्षेत्र, तो इसमें जो मेन कंसर्न है वो वर्षा का कंसर्न है। ये वन ऐसे होते हैं कि इनके लैंडस्केप को पार्क लैंडस्केप कहा जाता है। और पार्क लैंड में क्या होता है कि दूर दूर तक घासें फैली होती हैं और बीच बीच में कहीं कहीं पेड़ होते हैं। ये डायग्राम कुछ शो करता है इसी तरह से पार्क लैंड को, कि ये घास के क्षेत्र हैं और घास क्षेत्रों में बीच बीच में कहीं कहीं पेड़ पाए जाते हैं। तो इनके जो प्रमुख स्पेसीज हैं, तेंदू का पेड़ है, पलाश, अमलतास, बेल, खैर, एक्सेलवुड। अब जो तीसरा प्रकार है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट या उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, तो कांटेदार वन एकदम शुष्क प्रदेशों में पाए जाते हैं जहां पे वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ये पूरे वर्ष भर का है। और इसके कारण क्या होता है कि इन वनों की पत्तियों का आकार काफ़ी छोटा हो जाता है, क्योंकि पत्तियां वाष्पीकरण करती हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में पत्तियों से जलवाष्प का उत्सर्जन होता है। तो पत्ती जितनी बड़ी होगी उतने ही उससे जलवाष्प की मात्रा अधिक निकलेगी। और यही कारण है कि जो सदाबहार वन होते हैं उनमें पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी होती हैं। और मरुस्थलीय क्षेत्रों में इनके विपरीत उस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जल के क्षय को रोकना है, तो इसके कारण पत्तियों का आकार काफी छोटा हो जाता है और कुछ पत्तियां और ज्यादा संकुचित होकर कांटे का रूप ले लेती हैं। तो ऐसी वनस्पति में कांटेदार वनस्पति का होना यही कारण है, जो प्राकृतिक दशाओं के साथ यहाँ के वनस्पतियों ने अपने को अडॉप्ट किया है। तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं ये देख सकते हैं। साउथ वेस्ट पंजाब, हरियाणा का पश्चिमी भाग, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का स्पेशली पश्चिमी भाग, जहाँ पे वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर या उससे नीचे है। और इसमें जो प्रमुख प्रजातियां हैं, बबूल, बेर का पेड़ है, ताड़ के पेड़, खैर, नीम, खेजड़ी, पलाश, यही सब वृक्ष इसमें पाए जाते हैं। और इन वनों को हम देख सकते हैं मोस्टली टाइम पे छोटी छोटी गुच्छेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये टॉस्की ग्रास इसको बोलते हैं। तो ये 2 मीटर से नीचे पाई जाती हैं ये झाड़ियाँ। तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, इस डायग्राम के थ्रू हम लोग देख सकते हैं। तो ऐसे वनों को ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट कहते हैं। इसके बाद जो आता है वो हमारा पर्वतीय वन। पर्वतीय वन जो बेसिकली पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और इन वनों में जो सबसे ज्यादा प्रभाव दिखता है वो तापमान का प्रभाव होता है, क्योंकि जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तापमान कम होने लगता है। और यही कारण है कि तापमान में परिवर्तन के कारण वनस्पति के नेचर में परिवर्तन आने लगता है। तो पर्वतीय वनों को हम लोग 2 भाग में रख सकते हैं। एक है हमारा उत्तर का पर्वतीय वन और दूसरा है दक्षिण का पर्वतीय वन। जो उत्तर के पर्वतीय वन है वो हिमालयन वनस्पति को शो करते हैं और दक्षिण के पर्वतीय वन ये पठारी क्षेत्र के पर्वतीय वनों को प्रदर्शित करते हैं। तो बेसिकली जो हिमालयन रेंज है वो हिमालयन रेंज बहुत सारे वनस्पति के रेंज को प्रदर्शित करता है। इसमें उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन से लेके और टुंड्रा वनस्पति तक के वनस्पति पाई जाती है। तो इसको हम लोग समझ सकते हैं कि अगर ये हिमालय पर्वत है, इसमें 1000 मीटर की हाइट तक उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, लेकिन 1000 मीटर से लेके लगभग 3000 मीटर की हाइट तक शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इन वनों में लगभग 1 से 2000 मीटर तक की हाइट पे शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिसमें ओक और चेस्टनट के वृक्षों की प्रधानता होती है ये एरिया। इसके बाद 2000 से 3000 मीटर तक चीड़, देवदार, ब्लू पाइन, स्प्रूस, इन सब वृक्षों की प्रधानता होती है। इन वनों के साथ साथ शीतोष्ण कटिबंधीय चारागाही क्षेत्र भी पाए जाते हैं। और 3000 मीटर के बाद लगभग 4000 मीटर तक इस पे अल्पाइन वनस्पति का विस्तार पाया जाता है। तो अल्पाइन वेजिटेशन में सिल्वर फर्स, जूनिपर्स, ब्लू पाइन, ये इस तरह की वेजिटेशन पाई जाती है। तो स्पेशली इन हाइट्स पे वनों के साथ साथ घास के मैदान भी पाए जाते हैं। और घास के मैदानों को यहाँ पाई जाने वाली जनजातियां, जिसमें गुज्जर, गद्दी, बकरवाल और भोटिया, ये सारे ट्रांसह्यूमेंस करते हैं। ट्रांसह्यूमेंस का मतलब ये होता है कि सर्दियों के टाइम पे ये अपने पशुओं के साथ नीचे घाटी में उतर आते हैं, और जब सर्दियां समाप्त होती हैं, बर्फ पिघल जाती है, जब चारागाह खुल जाते हैं, तो ये पशुओं के साथ ऊपर चले जाते हैं चारागाहों का प्रयोग करने के लिए। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है ट्रांसह्यूमेंस। तो ये सारी भारतीय जनजातियां ये ट्रांसह्यूमेंस करती हैं। और अल्पाइन क्षेत्रों के ऊपर टुंड्रा क्लाइमेट पाई जाती है। टुंड्रा जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्श क्लाइमेट है, और ऐसी परिस्थिति में फिर छोटे छोटे पौधे और लाइकेन और छोटे काई जैसे पादप समुदाय का विस्तार है।
और इनके बाद जो परमानेंट आइस कैप या आइस लाइन है जो मौसम के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है, तो इस आइस लाइन के ऊपर हरदम बर्फ जमी रहती है। जो हिमालय पर्वत के ढाल हैं, हिमालय पर्वत के ढाल में जो साउदर्न फेसिंग ढाल हैं, ये दक्षिण की तरफ पड़ने वाले जो ढाल हैं, ये कुछ इस तरह से हिमालय का संरचना है, तो ये साउथ की तरफ पड़ने वाला ढाल है। तो साउदर्न ढालों पे दो कंडीशंस फेवर करती हैं। एक तो जो हवाएं ऊपर उठती हैं इन साउदर्न ढालों पे वर्षा ज्यादा करती हैं, और साथ ही साथ सूर्य का प्रकाश भी साउदर्न ढाल पे पड़ता है। तो यही रीजन है कि जो हिमालय का साउदर्न पार्ट है, साउदर्न ढाल है, ये उत्तरी ढाल की अपेक्षा इस पे वेजिटेशन कवर अधिक है। उत्तरी ढाल यहाँ पे शुष्क होता है। अब बात करते हैं हम लोग दक्षिणी वनों की। तो दक्षिणी वनों का जो विस्तार है वो बेसिकली 3 क्षेत्रों में है, और ये क्षेत्र है पश्चिमी घाट, विंध्यन और सतपुड़ा की रेंज और नीलगिरी। तो जैसे ये इंडिया का मैप है, इसमें हमने देखा हुआ है कि ये जो पश्चिम में है हमारा पूरा पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट से जुड़ा हुआ इधर विंध्यन रेंज, और विंध्यन के पैरेलल एक भ्रंश घाटी से अलग हुआ सतपुड़ा रेंज, और पूर्वी और पश्चिमी घाट जहाँ पे मिलते हैं ये नीलगिरी। तो इन क्षेत्रों में ये वनस्पति पाई जाती है। ये हमारा वेस्टर्न घाट, यहाँ पे है नीलगिरी पर्वत, और ये है विंध्यन, और ये है सतपुड़ा रेंज। तो इन क्षेत्रों में जो पर्वतीय वनस्पति पाई जाती है उसको हम लोग माउंटेन वनस्पति कहते हैं। और इन वनस्पतियों में एक विशेष नाम है, इसको कहा जाता है सोलावन। सोलावन बेसिकली नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी की पहाड़ियों पे पाया जाता है। तो वो एरिया इधर ही है, ये नीलगिरी हिल्स, यहीं से सटा हुआ पालनी की पहाड़ियां और अन्नामलाई की पहाड़ियां। तो ये रीजन है साउथ इंडिया में जहां पे मिलता है हमारा सोला फॉरेस्ट। और सोला फॉरेस्ट की खासियत है कि ये उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन को प्रदर्शित करता है। और इसमें हम डायग्राम में देख सकते हैं कि जो ऊंचे वाले क्षेत्र हैं, पर्वतों की जो चोटियां हैं उन पे घास के मैदान है, और जो फॉरेस्ट है, जो वैली एरिया है, वैली एरिया में पाए जाते हैं फॉरेस्ट। इन वनों की ऊंचाई लगभग 2000 मीटर के आसपास है। ये आइसोलेटेड प्रकार के वन है, तो इसलिए इनमें देशज समुदायों की अधिकता है। जो नेटिव प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो यहीं पे पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते। और इन वनों की एक समस्या है कि इनका रीजेनरेशन रेट काफी कम है। तो अगर इनका विनाश होता है तो इस तरह के वनों में पुनर्जनन होने में बहुत ज्यादा समय लगता है। तो इन वनों के खतरे बहुत सारे हैं। वर्तमान में माइनिंग एक्टिविटीज हैं, चाय के बागानों का विस्तार हो रहा है, इन वनों की सफाई हो रही है, हिल स्टेशंस डेवलप किए जा रहे हैं। तो ये सब इन वनों के खतरे हैं। तो ये हमारे लिए चिंता का सबब है और इन वनों का संरक्षण भी आवश्यक है। अब जो 5वीं वनस्पति है या प्रकार है, ये है लिटोरल एंड स्वयं फॉरेस्ट। इसको कहते हैं वेलांचली या अनूप वन। ये वन मुख्यतया वेटलैंड्स में पाए जाते हैं, और भारत में इन वेटलैंड्स की बहुत ही ज्यादा रिच वेराइटी है। और इन वेटलैंड का लगभग 70% ये होता है हमारा पैडी कल्टीवेशन में, इस पे चावल की खेती की जाती है। बेसिकली ये वेटलैंड्स जो डिसाइड होते हैं, ये डिसाइड होते हैं रामसर कन्वेंशन से। अब रामसर कन्वेंशन 1971 में एक ये ईरान के रामसर प्लेस पे एक संधि हुई थी, जिसमें कई सारे देशों ने भाग लिया था। भारत भी बाद में इसको स्वीकृति दिया। तो ये प्रभावी हुई 1975 से। तो इसमें बेसिकली वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए प्रयास किया गया, और जो जलों में रहने वाले पक्षी हैं, वाटरफॉल हैबिटाट्स, तो इसमें उनके संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता जताई गई। तो बेसिकली भारत में 2 साइट ऐसे हैं, एक है हमारी चिल्का झील जो उड़ीसा में है, और दूसरा है केवलादेव घाना नेशनल पार्क, ये राजस्थान के भरतपुर जिले में है। तो इनको रामसर साइट्स के रूप में ये जो जल पक्षी हैं इनको संरक्षण देने के लिए मान्यता प्राप्त है। भारत सरकार के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के हिसाब से 2024 तक कुल 85 साइट्स हैं, रामसर साइट्स पूरे इंडिया में, और जिनमें सबसे ज्यादा साइट्स हैं तमिलनाडु में है 16, और दूसरे स्थान पे जो है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में जो साइट्स हैं वो हैं 10। तो ऐसे टोटल 85 साइट्स हैं रामसर की इंडिया में स्थित है। जो भारत में वेटलैंड्स हैं इनको 8 कैटेगरीज में रखा गया, 8 ग्रुप में बांटा गया है। तो जो पहला इसमें है वो रिजर्वायर ऑफ दक्कन पठार। तो दक्कन पठार पे जो भी रिजर्वायर हैं, जो लैगून्स हैं और अदर वेटलैंड हैं जो कोस्टल एरिया में, ये पहली कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी है जो सेलाइन झीलें हैं राजस्थान की, गुजरात की और गल्फ ऑफ
कच्छ की। जो तीसरा है वो है गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन तीनों में फ्रेश वाटर लीक जो ताजे जल की झील है। चौथा इसमें चिल्का झील और डेल्टा वेटलैंड, ये जो पूर्वी भारत की अनूप झीलें हैं जो जिसमें चिल्का झील का नाम आता है, तो ये चौथे प्रकार का वेटलैंड है। पांचवा वेटलैंड जो गंगा प्लेन में फ्रेश वाटर झीलें हैं। छठवां जो ब्रह्मपुत्र नदी के क्षेत्र में बाढ़ के मैदानी भाग में हिमालय के क्षेत्र में जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाए गए हैं उनका ग्रुप है। छठवां ग्रुप कश्मीर और लद्दाख में पाए जाने वाले जो लेक्स हैं, रिवर्स हैं, इनको दिया गया है। जो आठवां ग्रुप है इसमें वो है अंडमान और निकोबार के मैंग्रोव क्षेत्र। तो ये सारे वेटलैंड हैं और वेटलैंड की एक अलग ही हेरिटेज रही है पूरे इंडिया में, जिनकी पारिस्थितिक, आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय प्रकार की भूमिकाएं भी रही हैं। इन वनों में जो वेजिटेशन पाया जाता है वो जनरली साल्ट टॉलरेंट होता है क्योंकि समुद्र का पानी खारा है। तो ये वनस्पतियां खारे पानी के साथ अपने को अनुकूलित किए हुए हैं। और इसमें जो सबसे प्रमुख वैरायटी है वो मैंग्रोव या इसको सुंदरी वन कहते हैं। ये तटवर्ती क्षेत्रों में साल्ट मार्सेज, टाइडल जो क्रीक्स हैं वहां पाए जाते हैं, मड में और एस्चुअरीज में पाए जाते हैं। तो इनको हम देख सकते हैं, ये तटीय क्षेत्र है। तटीय क्षेत्र में ये जड़ किस तरह से जमी हुई है और जड़ों के कारण ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और इन मैंग्रोव वेजिटेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कि समुद्री तरंगों के अपर्दन को ये काफी कम कर देते हैं। तो भारत में जो मैंग्रोव वन की स्थिति है वो जनरली डेल्टाई क्षेत्र में और तटीय क्षेत्रों पे है। और पूरे वर्ल्ड के लगभग 7% मैंग्रोव का क्षेत्र इंडिया में है। और ये मैंग्रोव सुंदरबन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में है, महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा और अंडमान तथा निकोबार द्वीप में पाए जाते हैं। तो तटीय क्षेत्र की पारिस्थितिकी में इन मैंग्रोव वनों का बहुत ही विशेष योगदान है। अब हम डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट कंजर्वेशन या वन संरक्षण की। और ये वन संरक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि फॉरेस्ट का या वनों का पर्यावरण के साथ और लाइफ के साथ बहुत ही जटिल अंतर संबंध है। और ये वन प्रोवाइड कराते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एडवांटेज किसको? अर्थव्यवस्था को और हमारे समाज को। तो वनों के संरक्षण के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1952 में एक पॉलिसी लाई थी और उसको कहा जाता है वन संरक्षण नीति। और इसमें बहुत ही एक्सटेंसिव मॉडिफिकेशन किया गया 1988 में। तो ये फॉरेस्ट पॉलिसीज का उद्देश्य क्या है? तो पहला उद्देश्य है कि एटलीस्ट 33% भारत के भूभाग वन से ढके हुए होने चाहिए। दूसरा इसमें ऑब्जेक्टिव है कि एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी को स्थापित किया जाए जिससे पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता उत्पन्न की जा सके। तीसरा जो नेचुरल हेरिटेज है हमारे देश का, जिसमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जेनेटिक पूल्स हैं, इनको संरक्षित किया जा सके। चौथा इससे जुड़ा हुआ जो मृदा अपरदन को रोके, डेजर्ट के विस्तार को रोके, बाढ़ और फ्लड की आवृत्ति को रोक सके, ये उद्देश्य है। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है कि फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करना। और ये फॉरेस्ट कवर सामाजिक वानिकी और जो भी डिग्रेडेड लैंड है, जो गैर कृषि भूमि है, उन पे वनों का आरोपण किया जाए। जो अगला उद्देश्य है, छठवां उद्देश्य है, वो है वनों की उत्पादकता को बढ़ाना। और वनों की उत्पादकता बढ़ाने से जो भी जनसंख्या वनों के ऊपर निर्भर है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। जो इसमें सातवां उद्देश्य है वह लोगों की जन जागरूकता से संबंधित है, जिसमें मुख्यतया महिलाओं की भूमिका को बढ़ाना है। और महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने से नए क्षेत्रों में वृक्षारोपण होंगे जिनसे जो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट है इनके ऊपर दबाव कम होगा। वन संरक्षण नीति के ही अनुपालन में एक शुरू किया गया सोशल फॉरेस्ट्री या सामाजिक वानिकी। तो सामाजिक वानिकी का मतलब ये होता है बेसिकली जो फॉरेस्ट्री एरिया है उनका प्रबंधन करना, जंगलों को प्रोटेक्ट करना, परिरक्षण करना और नए क्षेत्रों पे जो बंजर भूमि है उन पे वनीकरण करना। तो सोशल फॉरेस्ट्री में 3 पार्ट हैं। तो इन तीनों का उद्देश्य क्या होना चाहिए? पर्यावरणीय विकास, सामाजिक विकास और ग्रामीण विकास। तो इन 3 उद्देश्यों को लेकर सामाजिक वानिकी प्रारंभ की गई। अब कृषि पर राष्ट्रीय आयोग 1976 में इसने क्लासिफाई किया सामाजिक वानिकी को 3 ग्रुप में। पहला कैटेगरी है अर्बन फॉरेस्ट्री या नगरीय वानिकी, दूसरा कैटेगरी है रूरल फॉरेस्ट्री या ग्रामीण वानिकी और तीसरा कैटेगरी है फार्म फॉरेस्ट्री या कृषि वानिकी। इन तीनों में जो पहला है अर्बन फॉरेस्ट्री, तो अर्बन फॉरेस्ट्री का मतलब है कि नए क्षेत्रों पे वनों का लगाना। और वो क्षेत्र किस तरह के हैं? जो पब्लिक ओन्ड एरिया हैं
या जो बड़े बड़े शहरों में पार्क हैं, सड़क के किनारे हैं, रेलवे लाइंस हैं, नहरों के किनारे हैं, वहाँ पे वृक्षारोपण। और ये एक तस्वीर हम देख सकते हैं ये किस तरह से वृक्षारोपण बना हुआ है। तो इस तरह के हम देख सकते हैं ग्रीन बेल्ट हमारे नोएडा में बने हुए हैं और कुछ शहरों में भी। ये अहमदाबाद का फोटोग्राफ है। तो इस तरह से ग्रीन बेल्ट, और बीच में इसमें देख सकते हैं यहाँ भी वृक्षारोपण, छोटे छोटे प्लांट लगाए गए हैं इस पार्ट में। तो अर्बन क्षेत्रों के प्रदूषण को कम करने के लिए अर्बन फॉरेस्ट्री का एक अलग ही योगदान है। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्रामीण वानिकी। तो ग्रामीण वानिकी में बेसिकली दो पार्ट हैं, एक है एग्रो फॉरेस्ट्री और दूसरा है कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। तो एग्रो फॉरेस्ट्री में जो फील्ड हैं, कृषि के क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों पे खाद्यान्न की फसलें या जो भी फसलें उगाई जाती हैं उन फसलों के साथ साथ वृक्षारोपण किया जाता है। इसको हम लोग देख सकते हैं, ये हमारा ये क्रॉप्स हैं और क्रॉप्स के साथ साथ ये दोनों साइड प्लांट लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। अब कम्युनिटी फॉरेस्ट्री है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी कम्युनिटी लैंड है, ग्राम समाज की जमीन है, स्कूल है, कॉलेज है, नहर है, मंदिर है, इन सबों के किनारे वृक्षों का रोपण किया जा सके। इसमें जो लास्ट प्रकार है फार्म फॉरेस्ट्री। तो यहाँ पे कृषि भूमि की जमीन पे वनों का आरोपण किया गया। तो ये हम देख सकते हैं इस डायग्राम में। इसका पर्पज कमर्शियल और नॉन कमर्शियल दोनों हो सकता है। तो ऐसे लैंडस्केप को हम लोग फार्म फॉरेस्ट्री कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो वाइल्ड लाइफ का भारत में एक बहुत ही बड़ा नेचुरल हेरिटेज रहा है ये। और वाइल्ड लाइफ से हमारा तात्पर्य है कि जो जंगल में रहने वाले, प्राकृतिक रूप से आवासों में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक एस्टिमेट है कि पूरे वर्ल्ड में पाए जाने वाले समस्त प्राणियों का लगभग 4 से 5% भारत में पाया जाता है। और पिछले कुछ वर्षों में इन वन्य प्राणियों की संख्या में बहुत ही कमी आई है। उसके जो मुख्य कारण है कि पारिस्थितिक तंत्र डिस्टर्ब हो रहा है और वन्य जीवों की संख्या में कमी आई है। तो पहला इसमें जो कारण है औद्योगिक और तकनीकी विकास, जिसके कारण वन संसाधनों का, जैविक संसाधनों का दोहन बहुत ही अधिक हुआ है। जो दूसरा कारण है, वो दूसरा कारण पॉपुलेशन प्रेशर के कारण है कि जनसंख्या बढ़ रही है। तो उसके लिए कृषि, अधिवास, रोड, माइनिंग, रिजर्वायर, ये तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों का सफाया किया गया है। तीसरा कारण है प्रेशर ऑन द फॉरेस्ट। अब ये पशुपालन के लिए चारा, जलावन के लिए लकड़ी और इमारती लकड़ियों के कारण वनों पे दबाव पड़ा है। जो घरेलू पशु होते हैं उनके चरने के कारण ये बहुत ज्यादा वनों पे प्रभाव पड़ा है। इसके बाद इलीगल हंटिंग, शिकार करने के कारण बहुत सारे वन्यजीव मारे जा रहे हैं और ये शिकार कमर्शियल रूप लेता जा रहा है, जिससे तस्करी और पशुओं के विभिन्न अंगों की तस्करी जुड़ी हुई हैं। कभी कभी वनों में आग लगती है। तो इस वनाग्नि के कारण भी बहुत ज्यादा जैव विविधता का ह्रास होता है। तो इसके कंजर्वेशन के पॉइंट को हम लोग समझते हैं कि भारत सरकार ने इस दिशा में क्या प्रयास किए हैं। तो कंजर्वेशन इन इंडिया, ये भी हमारा लॉन्ग ट्रेडिशन रहा है। हम धार्मिक क्रियाकलापों से पशुओं की और वन्य जीवों की रक्षा करते आए हैं। लेकिन इस दिशा में सबसे पहला प्रयास 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा लाया गया। और ये जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, इसमें बहुत ज्यादा संशोधन किए गए 1991 में। तो बेसिकली 72 मिला के 91 में संशोधन किया गया। और इनके क्या क्या उद्देश्य हैं, तो बेसिकली इसमें दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है कि जो भी हमारे स्पेसीज हैं, इंडेंजर्ड स्पेसीज, इन सबको प्रोटेक्शन करना, इनका रक्षा करना। और दूसरा लीगल सपोर्ट प्रोवाइड कराना, क्योंकि गवर्नमेंट ने रूल बनाया हुआ है और वो रूल पूरे भारत क्षेत्र पे प्रभावी है। इस रूल के अधीन भारत सरकार ने नेशनल पार्क बनाए, सेंचुरी बनाए और क्लोज्ड एरिया बनाए। तो ये तीनों बेसिकली वन्य जीवों के संरक्षण के लिए आवश्यक क्षेत्र है। इसमें नेशनल पार्क और सेंचुरी, ये नेशनल गवर्नमेंट इसको डिक्लेयर करती है। और नेशनल पार्क और सेंचुरी ये दोनों ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनके में लिस्टिंग की जाती है नेशनल पार्क और सेंचुरी की। तो नेशनल पार्क में बहुत सारे जीव जंतु होते हैं और सेंचुरी कुछ इंडेंजर्ड स्पेसीज के लिए बनाई जाती है और इसकी अधिसूचना सरकार के द्वारा की जाती है। और IUCN का जो है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो इसने भी प्रोटेक्टेड एरिया के लिस्ट में नेशनल पार्क को कैटेगरी 2 में डाला हुआ है और सेंचुरी को कैटेगरी 4 में डाला हुआ है। तो ये दोनों ही प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। इन दोनों में ही बाह्य क्रियाकलाप या मानवीय क्रियाकलाप या बाहरी स्पेसीज का प्रवेश निषिद्ध होता है। तो ये उसी
स्थान के जीव जंतुओं के परिरक्षण के लिए होता है। और क्लोज्ड एरियाज ऐसे एरियाज होते हैं कि गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी एक्टिविटी को उन एरिया में क्लोज कर सकती है, तो ये क्लोज एरिया के डिफिनीशन है। और ये तीनों ही एरिया ये डिसाइड किए गए हैं हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा प्रोटेक्टेड एरियाज के रूप में। अब वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के ही तहत हमारे पूरे देश में 106 नेशनल पार्क हैं, अभी ये 2024 तक की सिचुएशन है ये, और 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो स्पेशली इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए हैं। और इसी क्रम में और भी 218 सेंचुरी को प्रपोज्ड किया गया है ये प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क रिपोर्ट के थ्रू। इन संरक्षित क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास जारी किए गए और यह प्रयास यूनेस्को के द्वारा एक मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम चलाया जाता है जो प्रारंभ किया गया 1971 में। इस मैन प्रोग्राम के अधीन पूरे विश्व पे बायोस्फीयर रिजर्व के नेटवर्क स्थापित किए गए हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व बेसिकली बहुत बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं जिनके द्वारा जैविक समुदाय का परिरक्षण किया जाता है। और यूनेस्को है यूनाइटेड नेशन का एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अरेंज करता है बायोस्फीयर रिजर्व को। वन्य जीव परिरक्षण अधिनियम के द्वारा कुछ बहुत सारी स्पेशल स्कीम्स चलाई गई हैं भारत सरकार के द्वारा। तो इसमें सबसे पहला स्कीम है 1973 में शुरू किया गया प्रोजेक्ट टाइगर। तो जो बाघ परियोजना है ये बेसिकली बाघों की जनसंख्या को बढ़ाने के लिए, उनके अधिवासों को संरक्षित करने के लिए प्रारंभ किया गया। और ये प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ में 9 टाइगर रिजर्व के साथ किया गया जिनकी संख्या वर्तमान में यानी 2024 तक ये 55 है। और भारत में बाघों की जनसंख्या काफ़ी तेज बढ़ी है। इसके कारण अब पूरे वर्ल्ड के लगभग 70% बाघ भारत में पाए जाते हैं। इसी तरह दूसरी परियोजना प्रोजेक्ट एलिफेंट। अब प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथियों को उनके प्राकृतिक अधिवासों में संरक्षित, सुरक्षित और उनकी वृद्धि के लिए प्रारंभ की गई और ये वर्ष था 1992। वर्तमान में जो प्रोजेक्ट एलिफेंट के जो साइट्स हैं वो है हमारे 33 जिनमें चलता है माइक प्रोग्राम। माइक मीन्स मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग्स ऑफ एलिफेंट। तो ये माइक प्रोग्राम हाथियों की रक्षा के लिए चलाया गया है। तीसरा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, ये प्रारंभ किया गया 1975 में और उड़ीसा में एक भीतरकनिका अभयारण्य है, भीतरकनिका से इसको शुरू किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य घड़ियालों की प्रजातियों की रक्षा करना और उनकी ब्रीडिंग को बढ़ाना है। इसमें भारत सरकार को यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और प्लस फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का भी सहयोग मिला। इसी तरह चौथा प्रोजेक्ट हांगुल। हांगुल क्या है? हांगुल बेसिकली कश्मीरी लाल रंग के मृग होते हैं और इनका डचीगाम नेशनल पार्क में लगभग 3000 मीटर की हाइट पे पाए जाते हैं। तो इनकी संख्या क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। क्रिटिकल इंडेंजर्ड यानी IUCN का रेड डाटा बुक, और ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये प्रोजेक्ट हांगुल 1970 से प्रारंभ किया गया। पांचवा इसमें हिमालयन मस्क डियर जो हिमालय के कस्तूरी मृग हैं। तो कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए 1981 में लॉन्च किया गया। इसी तरह से और भी परियोजनाएं हैं, जैसे इन परियोजनाओं में गिर लायन सेंचुरी प्रोजेक्ट है जो गिर क्षेत्रों में एशियाटिक शेरों के संरक्षण के लिए फेमस है। प्रोजेक्ट राइनो है, एक सींग के गैंडों की रक्षा करने के लिए। प्रोजेक्ट राइनो को 1987 में काजीरंगा नेशनल पार्क से शुरू किया गया जो असम में स्थित है। इसी क्रम में गंगा डॉल्फिन प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट स्नो लियोपर्ड है, जो स्नो लियोपर्ड हिमालयी क्षेत्रों में काफी हाइट पे पाए जाते हैं, जो बर्फ में ही अमूमन रहते हैं। तो वो तेंदुए में बड़ी रेयर स्पेसीज हैं। तो प्रोजेक्ट स्नो लियोपर्ड उनके लिए चलाया जा रहा है। भारत के पूर्वी तट पे जो सी टर्टल प्रोजेक्ट है, जो ओलिव रिडले कछुओं की प्रजाति है जो भारत के पूर्वी तट पे आके ब्रीडिंग करते हैं, तो उनके परिरक्षण के लिए सी टर्टल प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। तो ये कुछ उदाहरण हैं ऐसे परियोजनाओं के जो वन्य जीव विविधता को बचाए जाने के लिए और पर्टिकुलर कुछ प्रजातियों को बचाने के लिए भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ किए गए। अब हम समझते हैं बायोस्फीयर रिजर्व को। जैव मंडली निचय या बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं। अभी हमने देखा था इसको चलाया गया है मैप प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, और मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम होता है यूनेस्को का, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये परिरक्षण के क्षेत्रों का एक इंटरनेशनल
नेशनल नेटवर्क प्रोवाइड कराता है। और इसकी संरचना जो होती है, इसकी संरचना 3 भागों से होती है। ये पहला हमारा जो भाग है इसको कहते हैं कोर एरिया, दूसरा हमारा बफर जोन कहते हैं, और बफर जोन के बाद ये ट्रांजिशन जोन है। तो इन 3 क्षेत्रों से मिलके एक बायोस्फीयर रिजर्व की रचना होती है। तो इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे मानवीय अधिवास है, ये ह्यूमन सेटलमेंट, और कुछ ह्यूमन सेटलमेंट आपके बफर जोन में भी होते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम होती है। यहाँ पे टूरिज्म बफर जोन तक अलाउड होता है, लेकिन जो कोर जोन होता है वो केवल और केवल रिसर्च पर्पज के लिए होता है, एजुकेशन। और तो बायोस्फीयर के कोर जोन बहुत ही ज़्यादा संरक्षित क्षेत्र होते हैं, और बायोस्फीयर में ही सेंचुरी और नेशनल पार्क हो सकते हैं, क्योंकि बायोस्फीयर का क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है। तो इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एरिया शो कर रहा है बायोस्फीयर रिजर्व को, और इस बायोस्फीयर रिजर्व में यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे नेशनल पार्क्स हैं, और ये एरिया कोर जोन हो सकते हैं क्योंकि इसमें बाहरी क्रियाकलाप कुछ भी अलाउड नहीं होता है। तो ये इस तरह से बायोस्फीयर रिजर्व की स्ट्रक्चर होती है। अब बायोस्फीयर रिजर्व बनाने का उद्देश्य क्या है? तो पहला उद्देश्य है कि जो भी जीव जंतु हैं उन सबका संरक्षण करना। दूसरा उद्देश्य है कि विकास कार्य करना, और ये विकास कार्य किस चीज़ से जुड़े हैं? एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट से। ऐसा विकास हमारा उद्देश्य होना चाहिए जो कि सतत पोषणीय विकास हो। और तीसरी जो लॉजिस्टिक या व्यवस्था से संबंधित है कि इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर रिसर्च एंड मॉनिटरिंग, तो ये सिस्टम डेवलप करना। तो ये 3 उद्देश्य हैं हमारे बायोस्फीयर रिजर्व बनाने के लिए। अब इन बायोस्फीयर रिजर्व की भारत में क्या सिचुएशन है? तो अभी तक 18 बायोस्फीयर रिजर्व बने हुए हैं, और इन 18 में से 12 बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं जिनको यूनेस्को के मैप कार्यक्रम के तहत अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क पे मान्यता प्राप्त है। इन बायोस्फीयर रिजर्व में जो सबसे पहला नाम आता है वो है नीलगिरी का, और नीलगिरी 1986 में बायोस्फीयर बना था। ये भारत का सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व है। नीलगिरी की जो लोकेशन हम देखते हैं, ये वायनाड, नागरहोल, बांदीपुर, मडुमलाई, नीलांबर, साइलेंट वैली केरला में पाई जाती है, बहुत ही फेमस बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है ये, और सिरुवानी हिल्स। तो ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, इन 3 राज्यों में कंबाइंड रूप से ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व विस्तृत है। दूसरा हमारा नंदा देवी, तो नंदा देवी उत्तराखंड में है बेसिकली, और इसमें चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिले आते हैं। तीसरा है हमारा नोकरेक, नोकरेक नॉर्दर्न ईस्ट पार्ट में, ये गारो हिल्स जो शिलांग में है, इसी क्षेत्र में विस्तृत है। मानस, मानस असम में, कोकराझार, बोगाईगांव, बरपेटा, नलबारी और कामरूप जिले ये मानस बायोस्फीयर रिजर्व को शो करते हैं। सुंदरबन, सुंदरबन बेसिकली पार्ट ऑफ डेल्टा, ये गंगा और ब्रह्मपुत्रा का पार्ट है, जिसमें भारत और बांग्लादेश दोनों के ही क्षेत्र सम्मिलित है, लेकिन हमारा कंसर्न केवल इंडियन क्षेत्र से है। तो ये वेस्ट बंगाल में डेल्टाई भाग में ये केंद्रित है। गल्फ ऑफ मन्नार, ये क्षेत्र बेसिकली भारत और श्रीलंका के बीच में है। तो कन्याकुमारी के दक्षिण में रामेश्वरम तक इस क्षेत्र का विस्तार है। इसके बाद हमारा 7वां ग्रेट निकोबार, तो ग्रेट निकोबार में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो जैव समुदाय है, इसको संरक्षित करने के लिए ग्रेट निकोबार बनाया गया। सिमलीपाल, ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, ये उड़ीसा में स्थित है। ऐसे ही डिब्रू सैखोवा, ये डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, ये कहाँ पे है? असम में है। और देहांग दिबांग, ये भी अपर सियांग दिबांग वैली, ये कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है। तो इनकी लोकेशन हम लोग अभी देखते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पंचमढ़ी, पंचमढ़ी है, बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा, ये मध्य प्रदेश में है। ये जिलों के नाम है जिन जिलों पे ये बायोस्फीयर रिजर्व विकसित है। कंचनजंगा, ये सिक्किम में है। अगस्त्य मलाई, ये तिरुनेलवेली, कन्याकुमारी जिलों में विस्तृत है। ये 2 स्टेट्स में है, केरल में भी है और तमिलनाडु में भी है। इसके बाद अचनकमार, अमरकंटक, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बाउंड्री पे ये फैला हुआ है, और मध्य प्रदेश में अनूपपुर, ढिंढौरी डिस्ट्रिक्ट है, और छत्तीसगढ़ का बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है। ऐसे ही कच्छ क्षेत्र है गुजरात में, और ये जंगली गधों के लिए बहुत फेमस है। तो ये पार्ट है हमारा कच्छ, राजकोट और सुरेंद्र नगर, इन जिलों में गुजरात में है। और कोल्ड डेजर्ट हमारा जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये बेसिकली हिमाचल प्रदेश में है, जिसमें पिन घाटी नेशनल पार्क है और उसका सराउंडिंग का क्षेत्र है। देन चंद्रताल, सरचू और किबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसमें आते हैं, ये हिमाचल प्रदेश में है। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, तो बायोस्फीयर रिजर्व में हम देख सकते हैं कि उनके अंदर कई सारे नेशनल पार्क्स भी समाहित हो सकते हैं। देन शेषाचलम, शेषाचलम हिल्स हैं आंध्र प्रदेश में। और लास्ट इसमें पन्ना को जोड़ा गया, तो पन्ना
पन्ना और छतरपुर जिलों में है मध्य प्रदेश में। तो इन बेसिकली ये 18 में से जो 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क पे मान्यता प्राप्त है, तो इसमें सबसे लास्ट में जोड़ा गया पन्ना है। देन अचनकमार, अमरकंटक, अगस्त्य मलाई, कंचनजंगा, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, ग्रेट निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन, मानस, नोकरेक, नंदा देवी और नीलगिरी, ये सारे 12 बायोस्फीयर रिजर्व अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क पे मान्यता प्राप्त है। अब इनकी लोकेशन हम लोग देखते हैं। तो लोकेशन जब देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है, नंदा देवी ये स्थित है उत्तराखंड में, कच्छ, गुजरात, शेषाचलम आंध्र प्रदेश, नीलगिरी ये तीनों स्टेट को कवर करता है। देन गल्फ ऑफ मन्नार जो बीच में तमिलनाडु और श्रीलंका के, ऐसे ही ग्रेट निकोबार पूरे निकोबार द्वीप के जैव समूहों की संरक्षण के लिए है। सुंदरबन, सिमलीपाल उड़ीसा, अचनकमार, अमरकंटक ये एमपी और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर जिसमें दोनों राज्यों के जिले सम्मिलित हैं। देन पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश, इसके साथ ही हम देख सकते हैं सिक्किम में कंचनजंगा, असम में डिब्रू सैखोवा, मानस और ये मेघालय वाला जो पार्ट है यहाँ पे है नोकरेक, और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग देबांग। तो ये हमारे भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।